हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है ड्राफ्ट पेपर ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना ड्राफ्ट पेपर रिलीज़ किया है रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें यहाँ पर बात की गई है 7 एडिशनल सीट्स आएंगी, जिसमें 6 एडिशनल सीट्स यहाँ पर जम्मू को दी गई है और 1 एडिशनल सीट यहाँ पर कश्मीर वैली को दी गई है। जम्मू कश्मीर में टोटल सीट्स 90 हो चुकी हैं, जिसमें से जो 43 सीट्स है वो यहाँ पर जम्मू की हैं और जो 47 सीट्स है वो यहाँ पर कश्मीर के लिए हैं। 24 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई हैं फॉर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पहली बार यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कमीशन प्रपोज रिजर्विंग 9 सीट्स फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और बाकी यहाँ पर 7 सीट्स प्रपोज की गई हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट पेपर है, ये फाइनल नहीं है। जब फाइनल होगा तब भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर 90 सीट्स प्रपोज की गई हैं, 43 फॉर द जम्मू एंड 47 फॉर द कश्मीर, 24 आर रिजर्व फॉर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एसटीज आर ऑल्सो बीन गिवन रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आगे हम चलते हैं। जो सेकंड न्यूज़ है वो यहाँ पर बिल की बात की गई है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि यहाँ पर लोकसभा में पास हुआ है। इस बिल में बात की गई है जो इलेक्टोरल रोल डेटा है उसको यहाँ पर लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से। अब अपोजिशन का यही कहना है ये जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी उसको वॉयलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बात की है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी की, लेकिन अगर इलेक्टोरल रोल को यहाँ पर आधार डेटा से लिंक किया जाएगा तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करता है। इसके अलावा इस बिल के और भी प्रोविजंस हम देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि आधार को अगर हम इलेक्टोरल रोल से कनेक्ट कर देंगे तो इसकी वजह से जो बोगस वोटर्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है अगर हमें इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन में जो मैल प्रैक्टिसेस होती है उससे अगर हमें लड़ना है। ही सेड द बिल वॉज ब्रॉट टू कंप्लाई विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच हैड सजेस्टेड। अब यहाँ पर जैसे अपोजिशन कह रही है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है, लेकिन कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसमें इन्वेजन हो सकता है, और बेसिकली यहाँ पर जो लिंक किया जा रहा है ये परमिसिबल इन्वेजन ही है ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब इसके चलते जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एक साल में 4 बार यहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया जाएगा, जो कि इससे पहले सिर्फ एक ही बार होता है। तो इनेबलिंग द लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार इकोसिस्टम टू कर्ब द मेनेस ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट ऑफ द सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पर बोगस वोटर्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 बार इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया जाएगा इन अ गिवन ईयर। तो स्पेसिफाइंग द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर इन अ कैलेंडर ईयर एज क्वालिफाइंग डेट्स इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन और रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स। अब यहाँ पर अपोजिशन का ये भी कहना है कि आधार तो सिर्फ रेसिडेंस का प्रूफ था, और यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो तो सिटीजनशिप का भी प्रूफ होता है। तो आधार वॉज ओनली मेंट टू बी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इन आवर कंट्री ओनली सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट। तो बेसिकली आप लिंक कर भी लोगे तो ऐसे आप मल्टीपल वोटर्स को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंसर्न्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब पंजाब एक बिल लेकर आया था, कोई भी सेक्रिलेज एक्ट है उससे पनिश करने के लिए, तो उसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी। अब ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए पेंडिंग है और काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो यही बात की गई है। तो इन द लेटर रंधावा रोड दैट सेक्रिलेज ऑफ होली बुक्स इज बिकमिंग अ मेजर इशू इन पंजाब। और यहाँ पर जो सेक्शन 295 और 295A हैं आईपीसी के, वो ठीक नहीं है इसको डील करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर 3 साल के पनिशमेंट की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। तो सो द पंजाब विधानसभा पास द इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018, जो कि बात करता है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की फॉर हूसोएवर कॉजिंग इंजरी, डैमेज और सेक्रिलेज टू श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, होली कुरान, होली बाइबल। तो कोई भी यहाँ पर सेक्रिलेज करता है तो उसको यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। पंजाब का ऐसा बिल है जो कि अभी प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए पेंडिंग है, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है, और कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक ड्रग का नाम बताया गया है डेक्स्ट्रोमिथोऑर्फिन। तो बेसिकली कफ सिरप होता है, लेकिन इसकी वजह से देखा गया कि काफ़ी बच्चों की यहाँ पर जान चली गई। ये बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन दी गई थी इन द मोहल्ला क्लिनिक्स। तो ये आपको ड्रग का नाम पता होना चाहिए, डेक्स्ट्रोमिथोऑर्फिन। आगे हम चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, तो अभी इसमें कुछ नई बात नहीं आई जो कि हमने नहीं पढ़ी, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब ये एक्ट बन जाएगा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये पता चला कि सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं, तो 122 स्टूडेंट्स एंड आईआईटीज, आईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डाइड बाय सुसाइड इन 2014-21। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया जब सुसाइड्स बढ़ रहे हैं? तो मिनिस्ट्री हैज़ अंडरटेकन वेरियस स्टेप्स सच एज पीयर असिस्टेड लर्निंग, की आपस में पीयर ग्रुप में एक दूसरे को पढ़ा दें, कोई टॉपिक किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पर बात की गई है जो टेक्निकल एजुकेशन उसको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में लाया जाएगा फॉर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू ईज द एकेडमिक स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, वार्डन्स एंड केयर टेकर्स आर सेंसिटाइज टू ब्रिंग टू नोटिस। अब किसी बच्चे में अगर डिप्रेशन के साइंस दिख रहे हैं तो नोटिस में लाया जाएगा टू द अथॉरिटी।
ताकि क्लिनिकल कंसल्टेशन उस बच्चे को दिलाई जा सके। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। आगे हम चलते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल को कैबिनेट नॉड मिल चुकी है कर्नाटका में, तो इनके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। तो अंडर द प्रपोज लेजिस्लेशन कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ ए पर्सन गेटिंग कन्वर्टेड। तो यहाँ पर जो भी कन्वर्ट हो रहा है उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू द पर्सन गेटिंग कन्वर्टेड। इसके अलावा कोई भी पर्सन अगर उससे दूर से भी वो कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जेल टर्म की बात की गई है 3 से लेकर 5 साल तक, और यहाँ पर फाइन की बात की गई है 25,000 हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी वॉयलेटिंग द लॉ। तो जनरल कैटेगरी से हो गए तो यहाँ पर 3 से 5 साल की सज़ा मिलेगी, लेकिन 10 साल की सज़ा मिलेगी और 50,000 रुपये फाइन लगेगा। इज मैंडेटेड फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ कन्वर्टिंग SC एंड ST पर्सन। तो यहाँ पर अगर SC और ST के पर्सन को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई तो यहाँ पर 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी से किसी पर्सन को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई तो यहाँ पर बेसिकली 3 से 5 साल की ही सज़ा होगी। आगे हम चलते। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे स्टेट सेम ही टाइप का लॉ लेकर आ रहे हैं। अब कॉमन ग्राउंड ये हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आए थे, तो उस बेसिस पे ही आर्टिकल लिखा गया है। तो मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज फॉर द 3rd एडिशन ऑफ द डायलॉग इन दिल्ली हैज अंडरस्कोर्ड द कंसेंसस फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। तो यही बात की गई कि पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पर अफगानिस्तान में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके रीजनल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एथनिक तजिक, तर्क एंड उज़्बेक, तो बेसिकली ये कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान में रहते हैं। तो यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ की वजह से कुछ भी अफगानिस्तान में होता है तो तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। Not evident in the joint statement are the differences between the CARs on how to proceed in Afghanistan। अब हमें सेंट्रल एशियन जो रीजन है उसमें कंट्रीज़ में डिफरेंस दिख रहा है कि वो कैसे यहाँ पर अफगानिस्तान को टैकल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया हैज़ बीन बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद द तालिबान थ्रू दीज रिपब्लिक्स। अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है बेसिकली पहले ये USSR का पार्ट हुआ करते थे, इसीलिए रशिया जो है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का यूज़ करता है कि कैसे यहाँ पर हमें तालिबान को टैकल करना है। तज़किस्तान विच हैज़ स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया, तो तज़किस्तान की रशिया के साथ बहुत अच्छी टाइज है। फॉर इंस्टेंस इट हैज़ डिफरेंट मोर कन्फ्रंट्रेशनल अप्रोच, जिसके चलते यहाँ पर तज़किस्तान की यहाँ पर कन्फ्रंट्रेशनल अप्रोच है टू द तालिबान। लेकिन जो उज़्बेकिस्तान है उसकी इतनी कन्फ्रंट्रेशन वाली अप्रोच नहीं है, उसकी कंसिलिएटरी एटीट्यूड है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भी मीटिंग कर रहा था इस्लामाबाद अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर, लेकिन ये जो सेंट्रल एशियन रीजन्स हैं इन्होंने यहाँ पर इंडिया की जो मीट हो रही थी उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी और ये लोग पाकिस्तान नहीं गए, ये लोग इंडिया की मीट में आए। तो बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इंडिया वूड द US एंड चाइना, लेकिन हमने पिछले जो भी हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी रही है उसमें हमने US चाइना को वू करने की कोशिश की है, और ये जो पोस्ट सोवियत इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन, हमने इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशियन रीजन के साथ हमारा ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन का है। तो वाइल मॉस्को रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन द CAR, Beijing has recently built deep economic ties including trade which is valued at $100 billion। तो जहां चाइना का ट्रेड इन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का हो रहा है, हमारा सिर्फ $2 बिलियन का हो रहा है। तो यही बात है कि हमें अपनी इनके साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, टाइज बढ़ाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो चाइना है वो अपना वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर, और ये कंट्रीज़ बहुत पॉजिटिव भी हैं रिगार्डिंग द वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए एक स्टेटमेंट ये बोला था, द दिल्ली जॉइंट स्टेटमेंट सॉट टू एम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना बाय कमिटिंग टू कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, कि हमारे जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स होंगे, जो इंडिया के कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स होंगे, वो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे, लोकल प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होंगे, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड होंगे, और यहाँ पर जो दूसरा कंट्री होगी उसकी सॉवरनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि चाइना नहीं करता। चाइना कंट्रीज़ को डेड ट्रैप में डाल देता है। इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी की कमी से ही जो हमारा ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ सिर्फ $2 बिलियन का है। चाहबार की वजह से थोड़ा ट्रेड बढ़ सकता है, लेकिन अब ये ज़रूरत है कि हम इन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करें, जो कि हमने कर भी दिया है। जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट है वो यही कंट्रीज़ होने वाले हैं। तो द इन्विटेशन टू द लीडर्स ऑफ दीज 5 कंट्रीज एज चीफ गेस्ट एट द 2022 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन शुड बी द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो हमें इन कंट्रीज़ को लेकर फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। चाइना का यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चाइना ने यहाँ पर $100 बिलियन का ट्रेड हो रखा है। चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है। तो ऐसे में हमें भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए ताकि हमारा भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और जो ट्रेड है वो बढ़ सके। श्रीकांत विंस अ सिल्वर मेडल, तो यहाँ पर 28-year-old सिल्वर एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि यहाँ पर मिला है इंडिया के प्लेयर को, श्रीकांत को, तो किदम्बी श्रीकांत, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है लक्ष्य सेन। तो इवन इस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन डिस्प्लेड इक्वल ग्रम्पशन इन इज ओन प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल्स। तो आई होप आपको ये 2 नाम याद रहेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप था बैडमिंटन में, जिसमें यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है किदम्बी श्रीकांत को और यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है लक्ष्य सेन को। ये हम डिस्कस करेंगे अ फेयर टेस्ट। कुछ बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोविजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन एग्जाम में भी होते हैं। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स।
तो यहाँ पर ये बच्ची थी जो कि नीट का एग्जाम दे रही थी। तो अवनी प्रकाश द अपीलेंट हैज़ डिसग्राफिया अ डिसऑर्डर दैट कॉजेज इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग। तो इसकी वजह से इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग की वजह से यहाँ पर एक स्क्राइब की भी ज़रूरत होती है। तो ये नीट का एग्जाम दे रही थी, तो डिसेबिलिटी की वजह से इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलना था, लेकिन वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे उन्होंने इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दिया और इसका जो एग्जाम पेपर था वो 3 घंटे के बाद ही छीन लिया। फिर जब इसने अप्रोच किया बॉम्बे हाई कोर्ट को, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होता है कि आपको डिसेबिलिटी, आपने वो यहाँ पर नहीं दिया। तो इस लड़की ने बोला कि वो डॉक्यूमेंट तो एडमिशन के टाइम देना होता है, यहाँ पर तो ऐसा डॉक्यूमेंट देने की बात की नहीं गई थी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, द बॉडी टास्क्ड विद कंडक्टिंग द एग्जाम, आर्ग्यूड दैट कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी हैड टू फर्निश अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब इन द एनटीए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। लेकिन इस लड़की ने बोला ये तो इस समय तो देना ही नहीं था, ये तो तब देना था जब यहाँ पर एडमिशन लेना था, और जिसकी वजह से इसको यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दिया। एक्सेप्टिंग द अपीलेट्स आर्ग्यूमेंट, फिर यहाँ पर अपीलेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट है वो एडमिशन स्टेज पे ही मिलना था, ना कि यहाँ पर एग्जाम देते समय वो प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ट्रेजेडी ऑफ एरर्स हो चुकी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो होना चाहिए अकोमोडेशन का और इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब यहाँ पर कोई डिसेबल है तो उसको भी अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं कर रहा है। तो मोर इंपॉर्टेंटली द कोर्ट सिचुएटेड द अपीलेंट्स केस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने रीजनेबल अकोमोडेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, जो कि इंडिया में नहीं हो रही है और जो कि हमें ये एनटीए के इस केस से पता चल रहा है। तो एनटीए को बोला गया कि आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, अभी तक आपने कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं किया, तो आप कैसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करोगे। तो एनटीए ने बोला अब लिस्ट में जो है, अब इसको डाल तो सकते नहीं इसका लिस्ट में नाम, अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर जिनको भी सीट्स अलॉट हो रखी है वो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा फिर आप क्या करोगे। तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनको बोला कि आप यहाँ पर फ्रेमवर्क लेके आओ कि आप ऐसी इनजस्टिसेस से कैसे डील करोगे। तो सेकंड, द फैक्ट दैट द नीट इज द लार्ज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कांट रिजल्ट इन द एनटीए बीइंग ग्रांटेड अ फ्री पास फॉर सच इंडिविजुअल इनजस्टिसेस। अब जैसे एनटीए ने बोल दिया कि अगर हम ऊपर नाम डालेंगे तो जिन भी बच्चों को सीट्स अलॉट कर रखी हैं तो वो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट देयरफॉर कॉल्ड इन द एनटीए टू डिवाइस एंड रिपोर्ट अ सुटेबल कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फॉर द अपीलेट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एनटीए को कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म लेकर आना है कि आप इस गर्ल को कैसे कॉम्पनसेट करने वाले हो। दैट इट टुक नो लेस देन द सुप्रीम कोर्ट टू रेमेडी दिस ट्रेजेडी ऑफ एरर्स पॉइंट्स टू द अपीलिंग लो लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो हमें ये पता चल रहा है जो भी यहाँ पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं उनके अंदर अवेयरनेस की कितनी कमी है रिगार्डिंग द डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सब लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये जजमेंट आपको पता होना चाहिए, अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स। आगे चलते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर पता चल गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन, जो कि आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। आगे हम चलते हैं 3 डेकेड्स आफ्टर अ ब्रेकअप। अब यहाँ पर जो रशिया है, यूएसएसआर है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था और सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन की वजह से जितना शॉक इंडिया को लगा था उससे ज़्यादा किसी को नहीं लगा था। तो डिसअपियरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन वाज एन इंटरनेशनल शॉक लाइक नन अदर टू द इंडियन पॉलिटिकल क्लासेस। क्योंकि रशिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अलाय था, हम यहाँ पर वेस्ट को काउंटर करने के लिए रशिया का ही यूज़ कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो गया। तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल शॉक था। फ्यू कंट्रीज हैव बीन एज सिग्निफिकेंट एज रशिया फॉर मॉडर्न इंडियाज एवोल्यूशन। तो मॉडर्न इंडिया के एवोल्यूशन के लिए रशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रशिया में कुछ भी होता था उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता था। फॉर एग्जांपल 1917 रिवॉल्यूशन ने इंडिया को बहुत इंस्पायर किया था। सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पर जो सोवियत में 5 ईयर प्लानिंग थी वो हमने ली। एंड रशियन जियोपॉलिटिक्स सेट अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन 20th सेंचुरी। फिर यहाँ पर जो ग्रेट गेम था, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तब भी यहाँ पर रशिया बहुत एक थ्रेट की तरह काम करता था। तो ग्रेट गेम ऑफ द 19th सेंचुरी बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड द इंपीरियल रशिया, द सोवियत सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन एशिया। तो सबका इंपैक्ट यहाँ पर इंडिया पर कहीं ना कहीं पड़ा है। एज रशिया एंड द वेस्ट बिगिन अ न्यू डायलॉग ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी। अब जो रशिया और वेस्ट हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। द राइज ऑफ चाइना एंड द कॉन्सिक्वेंट जियोपॉलिटिकल चर्न इन एशिया हैव रेज्ड इंडियाज स्टेक्स इन यूएस रशिया रिलेशंस। अब जैसे जैसे हमारे वेस्ट के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो थोड़े डिट्यूरेट हो रहे हैं। बट 1 December 1991 द लॉस ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग सोवियत अलाई लेफ्ट दिल्ली इन अ डीप स्ट्रेटेजिक फंक अमिड्स फेयर ऑफ ए यूनिपोलर वर्ल्ड। जब यहाँ पर सोवियत यूनियन को कोलैप्स हो गया तो हमें ये लगने लगा कहीं यूएस के द्वारा अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा जिसको यहाँ पर यूएस डोमिनेट करेगा। इन एंजाइटीज़ की वजह से फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रशिया ने एक रिक ग्रुपिंग बनाई। रशिया का ये कहना था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर रशिया ने रिक ग्रुपिंग बनाई। तो उसमें रशिया, इंडिया, चाइना थे और ये लोग बेसिकली यहाँ पर जो अमेरिका की हाइपर पावर है उसको काउंटर करने की बात की गई। द अपस्विंग इन इंडियाज टाइज विद अमेरिका। फिर उसके बाद देखा 2000 के बाद जो अमेरिका के साथ हमारी टाइज अच्छी होने लगी और अमेरिका के साथ जो हमारी टाइज अच्छी होने लगी, रशिया और यूएस की टाइज खराब हो रही थी, हमारी टाइज रशिया के साथ अच्छी हो रही थी, हमारी टाइज यहाँ पर यूएस के साथ अच्छी हो रही थी। दिस बिगिन टू कॉम्प्लिकेट इंडियाज ग्रेट पावर पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स, तो इंडिया की जो इससे पहले पॉलिटिक्स रही थी कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे, रशिया के साथ हमारी टाइज थी, वो चेंज होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा यूएस ने बोला कि रशिया के साथ अगर हम कोई भी डिफेंस डील करेंगे तो यूएस जो है हमारे ऊपर काटसा के अंदर सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन हमने S-400 मिसाइल्स खरीदे, लेकिन अभी तक यूएस ने कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। द कंटिन्यूअस एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन रशिया और वेस्ट में जो एस्केलेशन है टेंशन का, वो लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन के इशू को लेकर और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर रशिया की कुछ डिमांड है। रशिया की ये डिमांड है कि नेटो का पार्ट यहाँ पर यूक्रेन को नहीं बनाया जाना चाहिए, जॉर्जिया को भी यहाँ पर यूक्रेन का पार्ट नहीं बनाया, सॉरी नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाना चाहिए। तो लास्ट वीक रशिया प्रेजेंटेड सेवरल प्रपोजल फॉर अ न्यू यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। मॉस्को इज कॉलिंग फॉर एन एंड टू नेटोज फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो रशिया का यही कहना है जो नेटो है वो ईस्टवर्ड ज़्यादा एक्सपेंड ना करे। मॉस्को ये भी चाहता है जो नेटो है वो यूक्रेन और जॉर्जिया का अपना पार्ट ना बनाए। तो ये सारी रशिया की कुछ डिमांड्स, और हो सकता है अमेरिका इन डिमांड्स को मान भी जाए, क्योंकि अमेरिका का जो अभी मेन फोकस है वो है चाइना को काउंटर करना। तो ऐसे में वो दो तरीके से, ये नहीं कि यहाँ पर रशिया से भी उसकी लड़ाई चल रही है, चाइना से भी लड़ाई चल रही है, तो उसको एक पर ही फोकस करने की जरूरत है। तो डिस्पाइट इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री रिसोर्सेज, होंगे अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिसोर्सेज, लेकिन वॉशिंगटन कांट अफोर्ड टू फाइट इन बोथ विद चाइना एंड रशिया। तो यहाँ पर जो वॉशिंगटन है वो दो जगह यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता, तो उसे एक के साथ एलाई होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो अमेरिका है वो फोकस कर रहा है कि हम रशिया के साथ जो रिलेशन है उसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं अगर हमें चाइना को काउंटर करना है। अगर यहाँ पर वेस्ट लगातार रशिया को इग्नोर करेगा तो जो रशिया है उसके टाइज चाइना के साथ और ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। लेकिन रशिया को भी ये बात पता है कि सिर्फ वो चाइना पे सोल डिपेंडेंट नहीं रह सकता, यहाँ पर रशिया को भी कुछ पार्टनर्स चाहिए। तो वाइल मॉस्को इज अनलाइकली टू अबैंडन द पार्टनरशिप विद चाइना, देयर इज नो डाउट दैट एन अकोमोडेशन विद अमेरिका एंड यूरोप इज अ हाई प्रायोरिटी फॉर रशिया। तो रशिया को भी ये बात पता है कि हम सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, हमें अमेरिका और यूरोप भी चाहिए होंगे। दिल्ली थिंकिंग, अब दिल्ली की जो थिंकिंग होती है रशिया पे वो बहुत ही ज़्यादा आइडियोलॉजिकल सेंटीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन जो रशिया है उसकी जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो आइडियोलॉजिकल सेंटीमेंट के ऊपर बेस्ड ना होकर अब उसके नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो इन दिल्ली द टेंडेंसी इज टू ओवर डिटरमाइन रशियाज कॉन्ट्रडिक्शन विद द वेस्ट। इट इज नॉट रशियाज नेशनल डेस्टिनी। अब रशिया की नेशनल डेस्टिनी नहीं है कि वेस्ट से वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में रहेगा। इट इज अबाउट द टर्म्स ऑफ एन ऑनरेबल अकोमोडेशन। रशिया क्या चाहता है, रशिया का अब कोई भी आइडियोलॉजिकल सेंटीमेंट है ही नहीं। रशिया क्या चाहता है, रशिया ये चाहता है कि रशिया को भी एक पावर माना जाए, और अगर यूएस रशिया को भी एक पावर मान लेगा तो रशिया को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो Delhi can't influence the new effort to build a mutually acceptable security order in Europe। तो अगर एक सिक्योरिटी ऑर्डर बन जाता है और रशिया और वेस्ट में जो कंसेंसस बन जाता है तो उसकी वजह से दिल्ली को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसके बाद हम यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस कर सकते हैं, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस कर सकते हैं, और रशिया तो हमारा बहुत लॉन्ग टर्म एलाय है। तो द पास्ट दिल्लीज स्ट्रेटेजिक एंथुसियाज्म फॉर मॉस्को वाज शेप्ड बाय इंडियाज डिफिकल्टीज विद द वेस्ट। तो हमें अब रशिया को किसी लेंस से नहीं देखना, वेस्ट के लेंस से नहीं देखना, हमें अपने नेशनल पर्सपेक्टिव के लेंस से देखना, हमें किसी भी आइडियोलॉजिकल सेंटीमेंट से नहीं देखना है। तो दिल्ली नोज दैट स्टेबलाइजिंग, और दिल्ली को ये पता है कि अगर एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पर यूएस और रशिया की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं। अब बिगर स्टेप फॉरवर्ड, इसमें यही बताया गया कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ पर गति शक्ति प्लान की बात की गई। गति शक्ति प्लान यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 111 लाख करोड़ बेसिकली इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 10% पर लाया जाएगा। तो द ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फ्रॉम 13 to 14% to 10%। तो 13-14% जो है उसको 10% पर लाया जाएगा। डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स, इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए गए उसके बाद भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बात की गई है गति शक्ति की, जो कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा, और इसके चलते जो सारी मिनिस्ट्रीज है वो सिलॉस में काम ना करके एक सिनर्जी के साथ काम करेंगे, तो हो सकता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो और जिसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी हो वो $5 ट्रिलियन की हो भी जाए बाई 2025। आगे चलते हैं। अब रिविजिटिंग डेफिनेशन ऑफ EWS, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये जो EWS का क्राइटेरिया कि आपने 8 लाख रुपए इनकम रखी है ये बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी है, जिसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है 3 मेंबर्स की, और उनमें 3 मेंबर्स जो हैं वो हैं अजय भूषण, संजीव सान्याल, VK मल्होत्रा। अब यहाँ पर EWS को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो पीपल हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs और OBC, तो जो यहाँ पर SC, ST, OBC में नहीं कवर्ड है रिजर्वेशन के अंडर, तो यहाँ पर उनको बात की गई थी कि उनको यहाँ पर EWS के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि जो उनकी इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम शेल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और ये जो 8 लाख की इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। पर्सन्स हुज फैमिली ओन्स और पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी एसेट है उसके बाद भी इनकम 8 लाख से कम है तो उसको इस क्राइटेरिया में नहीं माना जाएगा और EWS का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से एसेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 लाख ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, रेसिडेंशियल 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल है, इसके अलावा रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड का है इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी और 200 स्क्वायर यार्ड का है इन अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर इनमें से भी कोई चीज़ है
तो बेसिकली यहाँ पर नहीं माना जाएगा कि उसको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अगर 8 लाख से इनकम कम भी है लेकिन इनमें से कुछ है तो फिर उसको भी यहाँ पर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। तो पर्सन हुज फैमिली ओन्स और पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी और 200 स्क्वायर यार्ड इन अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन के लिए, एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था मेजर जनरल एसआर सिन्हा। तो मेजर जनरल एसआर सिन्हा इसको हेड कर रहे थे। तो इन्होंने बात की थी 2005 में ये कमीशन बनाई गई थी, 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इनका ये कहना था जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं और इसके अलावा जिनकी भी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन देना चाहिए ईडब्ल्यूएस में। तो जो प्रेजेंट इनकम सीलिंग है वो 8 लाख रुपए फिक्स की गई है और ओबीसी के लिए भी यही है। तो क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने के लिए भी 8 लाख रुपए की है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख रुपए रखा गया। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ओबीसी है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो अगर हो सकता है उनकी एजुकेशनली मोबिलिटी हो भी जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोशल मोबिलिटी भी हो। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी यहाँ पर सोशल बैकवर्ड नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशनल बैकवर्ड है, इकोनॉमिक बैकवर्ड है। तो ऐसे में दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई जो कि हमने डिस्कस कर ली। आगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट में यहाँ पर उनकी प्रेजेंस होती है। तो कोऑपरेटिव्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट हैं पर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट में उनका बिजनेस होता है तो वो यहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर होती हैं। तो एक्ट वाज पास टू गवर्न सच कोऑपरेटिव्स। तो इसके लिए एक एक्ट लेकर आया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट। तो यहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव्स रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर स्टेट का कोई भी रेगुलेशन नहीं होता और यहाँ पर वो सेंट्रल के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स दे ऑपरेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ दी सोसाइटीज विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार। अब ऐसा इसीलिए किया गया था कि स्टेट इनमें इंटरफेयर ना करे और इनकी फंक्शनिंग अच्छे से होते रहे, जिसकी वजह से हमने ये देखने को मिला कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं वो यहाँ पर पॉन्जी स्कीम्स चला रही होती हैं। तो सिंस द लॉ वॉज एनेक्टेड, लॉ को इसीलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स ना हो और ये आसानी से इनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। अगर यहाँ पर जो स्टेट कोऑपरेटिव्स होती हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है और उनके ऊपर हर लेयर में कुछ ना कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो कि यहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं है। इसीलिए बात की गई कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एक्ट है उसको अमेंडमेंट किया जाएगा और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर लेकर आने की ज़रूरत है। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको यहाँ पर बहुत सारी सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट टू द स्टेट रजिस्ट्रार। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को ये सारी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफ सोसाइटी करा सकता है लेकिन वो भी बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो 1/3 जो लोग हैं वो यहाँ पर बोले कि यहाँ पर एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए, 1/5 ऑफ द मेंबर्स बोले कि यहाँ पर इंस्पेक्शन होना चाहिए। वो भी इंस्पेक्शन होगा तो एक बार उनको बताया जाएगा कि हाँ इंस्पेक्शन होने वाला है तब इंस्पेक्शन होगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स बढ़ रहे थे। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस अक्रॉस द कंट्री व्हेन क्रेडिट सोसाइटीज हैव लॉन्च्ड पॉन्जी स्कीम्स। तो यहाँ पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ है वो पॉन्जी स्कीम्स चला रही थी क्योंकि वो इन लूपहोल्स का फ़ायदा उठा रहे थे। तो जिसके चलते यहाँ पर बात की गई कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसको यहाँ पर अमेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर हांगकांग में इलेक्शन चल रहे थे लेकिन वोटर टर्नआउट देखा जाए तो 30.2% है। तो उसका मतलब ये है कि हांगकांग के लोगों ने इस इलेक्शन को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है। उनका ये कहना है ये जो चाइना है यहाँ पर कोई भी एक्ट लाकर लगा देता है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इसके अलावा यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि आप पेट्रियट हैं तभी आप यहाँ पर इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। तो बेसिकली इसीलिए इन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट करने की बात की थी। यहाँ पर चिली के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक। आगे चलते हैं। यूएई टू एंड सेंसरशिप ऑफ सिनेमैटिक रिलीजेस। अब यूएई खुद को ज़्यादा लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस ऑन संडे दैट इट विल नो लॉन्गर सेंसर फिल्म्स। तो यहाँ पर जो यूएई है वो फिल्म्स को सेंसर नहीं करेगा और जैसे बाकी कंट्रीज़ में चलती है वैसे ही फिल्म यहाँ पर भी चल सकती हैं। तो सेंसर्स इन द यूएई लाइक एल्सवेयर इन द मिडल ईस्ट हैव लॉन्ग रिमूव्ड सीन्स इन द सिनेमैटिक रिलीजेस। तो इससे पहले ये जो भी सीन्स हैं उनको यहाँ पर हटा देते थे, डेट शो न्यूडिटी, होमोसेक्सुअलिटी, सेक्स एंड अदर कॉन्टेंट। लेकिन अब इन्होंने बोला अब ये सब ऐसा कुछ नहीं हटाएंगे, बस ये मूवी को डिमार्केट कर देंगे कि ये 21+ के लिए है। ये इसीलिए रिफॉर्म ले रहे हैं ताकि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आए। ऐसा दिखना चाहिए कि जो यूएई की सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा लिबरल है। तो फॉरेनर्स आउटनंबर locals nearly 9-1 in the federation of 7 sheikdoms. The diversity of culture and religion in the tourism dependent country has at times been at odds with its Islamic laws and tradition. तो जिसकी वजह से ये जो लॉज एंड ट्रेडिशन है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर OECD जो है वो मॉडल रूल्स लेकर आया है कि यहाँ पर 15% मिनिमम टैक्स होगा। तो मिनिमम टैक्स वुड डिस्करेज नेशंस फ्रॉम कॉम्पिटिंग टू अट्रैक्ट कॉर्पोरेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टैक्स हेवन होते थे बहुत कम यहाँ पर टैक्स लगाते थे, 2-3% लगाते थे, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पे शिफ्ट कर लेते थे। इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 15% टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो न्यू रूल्स ऑल्सो लेट कंट्रीज लाइक इंडिया इम्पोज एन एक्स्ट्रा टैक्स। इसके अलावा जो कंपनीज
जहाँ पर उनका जूरिसडिक्शन है वहाँ पर अगर वो 15% टैक्स नहीं दे रहे हैं तो जो इंडिया है वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकता है। तो न्यू रूल्स ऑल्सो लेट कंट्रीज लाइक इंडिया इम्पोज एन एक्स्ट्रा टैक्स ऑन कंपनीज नॉट मीटिंग ए 15% इफेक्टिव मिनिमम रेट इन अनदर जूरिसडिक्शन। आगे चलते हैं, यहाँ पर NCDX की बात की गई है, तो नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। तो नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कमोडिटी को सेल पर डालते हैं किसी फ्यूचर डेट पे। अब फ्यूचर डेट से इससे ये पता चलता है कि मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई रहने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस तय किए जाते हैं। अब फ्यूचर डेट में हो सकता है कि कोई भी बायर और सेलर जिसको इस डील को नहीं ऑनर करना है तो वो पीछे भी हट सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट से, बस उसको एक स्मॉल अमाउंट देना पड़ेगा। तो इन केस आइदर द बायर और सेलर रिफ्यूज टू ऑनर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स दे कुड एग्जिट द सेम बाय पेइंग अ स्मॉल फी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि क्या प्राइस ट्रेंड होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर बैन लगा दिया गया है जिसमें कि 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं। तो the Securities and Exchange Board of India on Monday banned the derivative trade of 7 agricultural commodities on the futures platform of National Commodities and Derivatives Exchange for a year. The regulator has banned derivative contracts made in chana, wheat, पैडी, सोयाबीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ये यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अगर कोई नहीं भी कर रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर तो वो बेसिकली बाहर आ सकता है, बस उसको एक स्मॉल फी पे करनी पड़ेगी। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।